हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका निवास ज्ञान दर्शन में। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने मैं लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, अभिलेख को पढ़ा था तो वो किस भाषा में थे आपके, किस लिपि में थे यानी। ठीक है, तो वह लिपि थी आपकी भैया ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, चलिए इतना आपने याद में रखना है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अगर बात आएगी आपकी कभी लिपि की, तो आप सभी को पता है भैया ब्राह्मी लिपि में भी हमारे अशोक के शिलालेख मिले थे, खरोष्टी में भी मिले थे, ग्रीक में भी मिले थे और अरमाइक में भी मिले थे हमें। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो वो अधिकतर हमें ब्राह्मी लिपि में देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए, और आप सभी को पता होगा देवनागरी जो आपकी लिपि है वो उसका आविष्कार हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है ना, हम हिंदी को लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है अशोक, तो ये आपका है भैया देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है वो गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था, ऐसा माना जाता है एक शिलालेख में। ठीक है, अगर मैं और इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें जेम्स प्रिंसेप से पहले की, तो भैया 1750 की बात होती है। ठीक है, 1750 में एक होते हैं आपके टिफेंथलर। क्या होते हैं? टिफेंथलर नाम होता है उनका, टिफेंथेलर। ठीक है, टिफेंथेलर। ठीक है, टिफेंथेलर नाम होता है उनका। इन्होंने ना सबसे पहले अशोक के स्तंभों का पता लगाया। अब भैया पता तो लगा लिया, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए। तो पढ़ा किसने भैया? पढ़ने में जो सफलता प्राप्त करी वो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त करी थी। ठीक है ना, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था आपके अशोक को। किसे कहा जाता था भैया? अशोक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। मास्की एक आपका शिलालेख है कर्नाटक में, मास्की करके। ठीक है, मास्की लघु शिलालेख, ये आपका अशोक का ही है। ठीक है, कर्नाटक में है, अशोक का ही है। तो इसी में कहा गया है देवानाम प्रिय। किसको भैया? अशोक को कहा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा और डिटेल में याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एक आपका अशोक का मिला था कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी, कौशाम्बी शिलालेख। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख। तो इसी अभिलेख को ना रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने याद में रखना है। तो देखिए आपको एक सीक्वेंस लग रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। फिर उसके बाद आते हैं बिंदुसार, उसके बाद आते हैं अशोक। फिर ऐसे करते करते भैया जो आपके मौर्य वंश का अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, वो आते हैं। फिर बृहद्रथ की हत्या करके कौन आते हैं? पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस राजा ने उदयगिरी हिल्स उड़ीसा में हाथी गुम्फा यानी हाथी गुफा शिलालेख स्थापित किया था? ठीक है ना, उदयगिरी हिल्स यानी यहाँ पे आपकी बात की जा रही है भैया जो भुवनेश्वर के पास आपका स्थित है हाथी गुफा शिलालेख। ठीक है, तो वह आपका स्थापित किया था खारवेल ने। ये जो खारवेल थे ना भैया, ये उस समय कलिंग, ठीक है ना, कलिंग के कौन थे भैया? सम्राट थे खाली ये। ठीक है, खारवेल। ठीक है, कलिंग के। तो इन्होंने ही उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा का शिलालेख स्थापित किया और अपनी जितनी उपलब्धियां हैं यहाँ पे भैया उसमें जानकारी दी इन्होंने। ठीक है, फिर इसमें लिखा है रुद्रदामन। ठीक है, इसमें रुद्रदामन लिखा है। तो अगर मैं बात करूँ रुद्रदामन की, तो इनका एक अभिलेख याद में रख लेना आप, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख आप याद में रख लेना। ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख में क्या बोला गया है भैया? इसको आप गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख को। ये भी याद में रख लेना, कई बार पूछा गया है तो आपका कि गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख आपके माइंड में आना चाहिए भैया? पुलकेशिन द्वितीय का आना चाहिए ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, और समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त का भैया प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख आपके माइंड में आना चाहिए। और
अगर आपने कुछ अभिलेख जो आपके कई बार रिपीट होते हैं वह याद में रखने हैं, तो आप एक नासिक अभिलेख को याद में रख सकते हैं। तो नासिक अभिलेख जो है ना आपका, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है ना, सातवाहन वंश से संबंधित। एक आपका भीतरी स्तंभ लेख भी है स्कंदगुप्त का, वो भी आप याद में रख सकते हैं। और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया? तो देखो इसमें लिखा है एपिग्राफी। ठीक है, ये कहा जाता है, सही बात है, ये हमारा सही है। पुरालेख शास्त्र, ये हमारा हिंदी में कहा जाता है, ये भी सही है। यानी ए और बी इसमें हमारा दोनों ही सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फिर प्रश्न है, अभिलेख, स्मारक एवं सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे, भवन स्रोत हैं। तो किसके स्रोत हैं भैया? ये आप सभी को पता है, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही लगा देंगे। पुरातात्विक स्रोत है ना आपके, मोहरे, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक। ठीक है, और इसमें साहित्यिक स्रोत लिखा है, तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाता है आपका? जो भी आपका भारतीय साहित्य हो गया, जैसे वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति, उपवेद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सभी। ठीक है, और संगम साहित्य भी आपका भारतीय साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, कल्लड़ की राजतरंगिणी हो गई, ये सभी। फिर साहित्यिक स्रोत में एक विदेशी साहित्य स्रोत भी आते हैं आपके। ठीक है, एक आएगा भारतीय साहित्य, एक आएगा विदेशी साहित्य। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, चीनी लेखक नहीं है। आपसे पूछा गया भैया इसमें से आपके कौन चीनी लेखक नहीं है? तो भैया चीनी लेखक फायान, आप सभी को याद में आ रहा होगा फायान। तो फायान तो है भैया। ठीक है, तो नहीं है पूछा गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब गलत हो गया, लेकिन आपने फायान के बारे में याद में रखना है कि फायान किसके काल में आया था भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे लिख लो। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था चीनी यात्री फायान। अब हिंसांग लिखा है, हिंसांग भी आपका चीनी यात्री था। और किसके काल में आया था भैया? हिंसांग आया था हर्षवर्धन के कार्य में। ठीक है, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और इसमें लिखा है फिर इत सिंह, ये इत सिंह भी भैया चाइना का ही था। और ये आया था किसके भैया? ये भी वर्धन वंश के शासनकाल में आया था, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के आसपास। ठीक है, और ये जब आया था यानी 675 ईस्वी के आसपास आया था ये। उस समय पल्लव वंश का शासन चल रहा था आपका, मेरे ख्याल से दक्षिण के साइड। ठीक है, पल्लव वंश का 675 ईस्वी के आसपास। चलिए, बचा कौन भैया? मेगस्थनीज। तो अब मेगस्थनीज बचा, तो बस सही आंसर यही होगा फिर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेगस्थनीज था कहाँ का लेखक? ये था आपका एक यूनानी लेखक। ठीक है, यूनानी लेखक था आपका। ठीक है ना, सेल्यूकस ने अपने राजदूत, यानी ये सेल्यूकस का एक राजदूत था मेगस्थनीज, इसने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा भैया। ठीक है, किसको भेजा? मेगस्थनीज को भेजा ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो फिर इसने एक बुक लिखी। ठीक है, एक बुक लिखी इंडिका, जो कि मौर्य प्रशासन पे आधारित थी आपकी। ठीक है, इंडिका कर लो। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हाँ भैया कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सही है। कल्लड़ की राजतरंगिणी भी है। विशाख दत्त की क्या मुद्रा राक्षस है आपकी? जी हाँ, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तो पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है गलत युग्म का चयन कीजिए। बड़ा बचा क्या भी है हमारा? ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो डी वैसे ही सही हो जाना था जब हमने 3 सही कर दिए थे तो। ठीक है, तो बाण भट्ट की क्या अष्टाध्यायी है? जी नहीं, बाण पाणिनि की है ना अष्टाध्यायी, तो पाणिनि की है आपकी अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि की, ना कि बाण भट्ट की। पाणिनि की है अष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए अष्टाध्यायी को सही कर देते हैं। और बाण भट्ट की कौन सी है फिर भैया? बाण भट्ट की है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी, कादम्बरी है। और कौन सी है भैया? हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाना था। आगे की ओर, इनमें से यूनानी लेखक नहीं है, नहीं है पूछा गया है आपसे। टॉलमी है भैया यूनानी लेखक। ठीक है ना, और हेरोडोट्स भी है, इब्न बतूता,
ये जो आपका इब्न बतूता लिखा है, ये इब्न बतूता कहाँ, कौन से लेखक है भैया? एक अरबी लेखक है, ठीक है ना, अरबी लेखक हैं इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आए थे भैया, ठीक है। और किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं भैया इब्न बतूता, ठीक है। और एक और आपने याद में रखना है एक नाम, ठीक है ना, अल बरूनी, इब्न बतूता और अल बरूनी, अल बरूनी ये बहुत पूछा जाता है। तो अगर मैं अल बरूनी की बात करूं, ठीक है, कलर चेंज करके बात कर लेते हैं, चलिए। अल बरूनी की अगर मैं बात करूं तो अल बरूनी जो है ना, वो उन्होंने भारत में पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। और पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे, ठीक है ना, जो कि आपकी जो भी ब्राह्मणवादी परंपरा थी उसका अध्ययन किया था, ठीक है ना। और ये ऐसा करने वाले पहले मुस्लिम विद्वान थे। और अलबरूनी जो थे ना, वो महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। इतना आपने याद में रखना है। फिर और एक इनकी पुस्तक है अलबरूनी की, वो कौन सी पुस्तक है भैया? वो उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, वो भी याद में रख लेना, किताबुल हिंद, ठीक है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिर, अधिकतर मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर होना चाहिए था, उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखो आप सभी ने एक चीज़ याद करी होगी, अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो वहां पे आपकी नागर शैली आएगी, ठीक है। उत्तर भारत में अधिकतर मंदिर नागर शैली में है। मध्य भारत में आपके बेसर शैली में है, ये मध्य भारत में आ जाओ आप, ठीक है, मध्य भारत में। और द्रविड़ शैली कहाँ चलती है भैया? दक्षिण साइड, यानी आप कहेंगे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ठीक है। तो इतना आपने याद में रखना है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है, तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है भैया? ठीक है ना, यहाँ पे अभी स्पेसिफिक नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो रुपया लिखा है, ये रुपया जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है, गुप्त वंश। और ये दिनार भी आपके गुप्त वंश से ही संबंधित है। रुपया जो था ना, वो था आपका रुपया, एक आपका रजत की मुद्रा थी, यानी जो चांदी वाली मुद्रा होती है, ठीक है, चांदी वाली मुद्रा थी। और वहीं पे जो दिनार था, दिनार था सोने वाली मुद्रा, ठीक है ना। गुप्त वंश के समय में जो रुपया था वो चांदी की मुद्रा को कहा जाता था, दिनार जो है सोने के सिक्कों को कहा जाता था, ठीक है। इतना याद में रखना है। तो बचा क्या भैया? आहत, ठीक है, आहत सिक्के इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। आहत कह लो, या इसे पंचमार के सिक्के भी कहा जाता था, पंचमार के सिक्के, ठीक है, क्योंकि ये ठप्पा आपके ठप्पा मार कर बनाए जाते थे, ठीक है, ठप्पा मार कर बनाए जाते थे, इसलिए भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत सिक्के कहा गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, यह पूछा गया है आपसे। तो आप कहेंगे भैया वह कहा जाएगा सामवेद को। किसको? सामवेद को। इतना आपने याद में रखना है। इसमें यजुर्वेद सबसे पहले दिया है, तो इसके बारे में आपने की पॉइंट याद में रखना है कि यजुर्वेद जो है ना, वो गद्य और पद्य दोनों में है भैया, ठीक है, गद्य और पद्य आपका दोनों में है यजुर्वेद, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है। तो देखो सबसे पहले ऊंचाई में, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे तो आ जाएगा आपका भैया देखो सागवान, ठीक है। आप सभी ने अगर कभी आप हल्द्वानी जाएंगे, ठीक है, या आप कभी टनकपुर के क्षेत्र की ओर जाएंगे, या कहीं से भी आप पहाड़ को इंटर करेंगे, तो जो तलहटी में मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको सागवान के पेड़, ठीक है। चलिए, सागवान किसके अंतर्गत आता है भैया? एक आपका उष्ण कटिबंधीय, एक आपका उष्ण जो है ना, वो कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, यानी इसे आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि भैया यह मानसूनी वन है, ठीक है ना, यानी मानसूनी पेड़ है, ठीक है। 1500 मीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। और इसमें आते हैं आपके देखो, सागवान हो गया, सहतूत हो गया, साल हो गया, बांस हो गया, ये सभी आते हैं आपके, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। चलिए, फिर इसके बाद आएगा आपका देखो
सागौन के बाद आएगा, ऐसे आप नीचे से जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले सागवान आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका चीड़, ठीक है, फिर आ जाएगा चीड़। चीड़ कैसे आएगा भैया? चीड़ आपका कोणधारी वन है, ठीक है ना। सागवान जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे तो आपको सबसे पहले सागवान, फिर चीड़, फिर आपको देखने को मिलेगा बाँझ, ठीक है। बाँझ लिख लो यहाँ पे, बाँझ। तो बाँझ की अगर मैं बात करूँ तो पर्वतीय शीतोष्ण वन है, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है आपका ये, ठीक है। और चीड़ जो है इससे पहले आ जाएगा, कोणधारी वन है आपका, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो फिर आपका आएगा देवदार लास्ट में, ठीक है। देवदार एक आपका उप अल्पाइन या अल्पाइन वन कह लो, ठीक है। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पे आपका मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है भैया? फिर ऐसे करके आप पहाड़ लगा लो, यहाँ पे आपके बुग्याल वगैरह आ गए, ठीक है ना। इसके ऊपर अल्पाइन झाड़ियाँ बोलते हैं जिन्हें, अल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान बोल लो, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपके बुग्याल पाए जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। यानी इसमें हमारा जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के प्रशासन को कहा जाता है भैया अष्टप्रधान, ठीक है। अष्टप्रधान कहा जाता था क्योंकि आप सभी को पता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो इन्होंने अपने शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी भैया, ठीक है। 8 मंत्रियों की परिषद बनाई और इसका गठन किया। इसी को हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल, ठीक है। तो अष्टप्रधान इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर अगला प्रश्न, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से जो जुड़ा है आप सभी को पता है समुद्रगुप्त से। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। समुद्रगुप्त सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा भैया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा सही है, ठीक है। बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे की ओर अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका अनुच्छेद 53 सही है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद 148, धन विधेयक की परिभाषा 110। देखो राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है ना वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 155 के तहत, ना कि 213। तो 213 क्या है भैया? 213 जो है ना वह है आपका, जब भी कोई विधायिका के सत्र में, राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहता है तो राज्यपाल उसे अध्यादेश जारी करते हैं, यानी अध्यादेश के लिए है ये आपका, ठीक है। अनुच्छेद 213। और नियुक्ति कौन करते हैं भैया राज्यपाल की? तो वह करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आगे की ओर अगला प्रश्न, राधा कृष्ण मिलन चित्र है, तो वह मौला राम जी का है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।